नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। विस्तार से खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। आइए जरा विस्तार से अब खबरों का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से ही है, जिसको लेकर लगातार पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पटना में जो सचिवालय हॉल्ट है, वहां पप्पू यादव पहुंच गए। अब से कुछ देर पहले तक पप्पू यादव के समर्थक वहां मौजूद थे और अब जो खबर आ रही है, पप्पू यादव भी अपने समर्थकों के बीच इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। यहीं पटना के सचिवालय हॉल्ट पर पटना में पप्पू यादव के समर्थकों का प्रदर्शन जारी। इस बीच पप्पू यादव भी पहुंच गए। क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। डेमोक्रेसी में हमारे पास क्या मुद्दे हैं? हमारे पास मुद्दे क्या? हमारे पास तो यही मुद्दे हैं। हम आवाज तो देंगे ना, लड़ेंगे ना जी। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आयोग और सुप्रीम कोर्ट जी, कल परीक्षा है, सुप्रीम कोर्ट जाने से होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कल परीक्षा है बच्चों। कल परीक्षा हो जाए तो नहीं रुकेगा, हर कीमत पर रुकेगा। गलती किया है, गलती किया है, गलती किया गया है। आप लोग जाइए ना भाई, भैया बिल्कुल चलेगा। लगातार लड़ाई जारी रहेगी। लड़ते लड़ते मरेंगे, मरते मरते लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता है, जब तक पेपर लीक घोटाला बिहार और देश से बंद नहीं होगा। अकेला पप्पू यादव नीट्स के मुद्दों पर लड़ा, बीपीएससी, यूपीएससी, और पूरे देश की जनता चाहती है कि आने वाले भविष्य के बच्चे की जिंदगी सुरक्षित हो। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। जब मीना आंदोलन, जाट आंदोलन, आरक्षण आंदोलन, जब किसान आंदोलन 9 महीना चल सकता है, तो पेपर लीकआउट को रोकने के लिए क्यों नहीं? पप्पू जी, प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं। चलिए किसका नाम लेते हैं यार? तस्वीर है यहाँ, और जरा मैं अपने सहयोगी शैलेश से कहूंगी कि एक बार दिखाएं कि किस तरह पप्पू यादव यहाँ पहुंचे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जब मंडल कमीशन में भी ट्रेन रोका गया, तमाम आंदोलन का जिक्र करते हुए पप्पू यादव कह रहे हैं कि सभी में ट्रेन रोकने की कोशिश हो गई और ये भी एक आंदोलन है, ट्रेन हम रोकेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। फिलहाल चुनौती दे रहे हैं सरकार को भी। और ये देखिए जरा, पप्पू यादव अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि आओ, बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटो और ट्रेन रोको। ये साफ साफ संदेश पप्पू यादव का अपने कार्यकर्ताओं से, और इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब धीरे धीरे कर बड़ी संख्या में यहाँ समर्थक जुट रहे हैं, कार्यकर्ता जो पप्पू यादव के हैं, और वो अब ट्रेन रोकने की कोशिश जो है वो उनकी और ज़्यादा तेज़ हो रही है। और इसी क्रम में यहाँ एक बार फिर से रेलवे ट्रैक पर कार्यकर्ता बैठ गए हैं। पप्पू यादव भी इन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ बैठेंगे। और जाहिर है कि सुबह से जो आंदोलन धीमा नजर आ रहा था, अब पप्पू यादव के आने पर और तेज हो गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, ये नहीं अभी कहा जा सकता है। लेकिन एक कोशिश यहाँ पर ट्रेन रोकने की एक बार फिर से तेज हो गई है। और जरा तस्वीरें दिखाइए शैलेश की, किस तरह से रेलवे ट्रैक पर ये सभी खड़े हैं। और ये देखिए जरा, ट्रैक की लाइंस पर बाकायदा बैठ गए हैं ये जो कार्यकर्ता है वो। और अब इनकी कोशिश होगी कि आगे जो भी ट्रेन आए उसको रोके। और चूंकि पप्पू यादव है, इनके नेता भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और एक कोशिश साथ साथ, जैसा जिक्र भी कर रहे थे हम सब, कि किस तरह इस आंदोलन में कौन अपनी भूमिका को ज़्यादा बेहतर साबित कर सकता है, इसकी भी एक कोशिश है। और पप्पू यादव जो कि कई बार आंदोलन करता अभ्यर्थियों के साथ पहुंचे, उनके साथ रात भर गर्दनी बाग में भी रहे। और आज जब उम्मीद का आखिरी दिन बचा हुआ है, कल बापू परीक्षा सेंटर पर परीक्षा होनी है, उससे एक दिन पहले ट्रेन रोको अभियान, पप्पू यादव चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात कर चुके हैं। यानी साम दाम दंड भेद का अगर जिक्र किया जाए तो साम और दंड दोनों की कोशिश पप्पू यादव और तमाम जो राजनीतिक दल है उनकी तरफ से की जा रही है। और इसी क्रम में यहाँ बड़ी संख्या में आपको लोग नजर आ रहे होंगे जो रेलवे ट्रैक पर फिलहाल बैठे हुए हैं और अब इंतजार है पप्पू यादव की पार्टी के आने का। क्या
हम लोग ये कहना चाहते हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, फिर से री एग्जाम होना चाहिए। अंकल बात कीजिए आप। ये 17वीं जो बीपीएससी एग्जाम है उसको दोबारा री एग्जाम की हम लोग को मांग लेके पूरा NH SH पूरा बिहार में रेल चक्का जाम पप्पू यादव जी के आह्वान पर। पता है कि ये कानूनन जुर्म है जो आप कर रहे हैं? नहीं तो ये तो हम लोग पूरे सरकार को कोई क्षति नहीं पहुंचाते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार को कोई क्षति नहीं पहुंचाते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग 2-4 मांग है, जो भी परीक्षाएं में धांधली है किसी भी तरह का, उसको पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जांच होकर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले बीपीएससी चेयरमैन की बर्खास्तगी की मांग है हम लोग को, और जो एग्जाम है इसे दोबारा कराने की मांग है, और आगामी जितने भी एग्जाम जो होते हैं उसकी लगातार जो पेपर लीक हो रही है उस पेपर लीक को सुधारने की हम लोग मांग कर रहे हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अब जरा मैं इधर आपको दिखाऊं तस्वीर कि पप्पू यादव आखिर कर क्या रहे हैं। ये चूंकि मीडिया कर्मी की संख्या भी यहाँ ज्यादा है, पुलिस के लिए भी यहाँ मुश्किल है कि यहाँ जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए उनको समझाए और फिर उनको यहाँ से हटाए, क्योंकि यहाँ जो भीड़ मैं देख पा रही हूँ धीरे धीरे करके बढ़ रही है भीड़। और ये देखिए जरा इस तरफ, ये एक कार्यकर्ता है पप्पू यादव की पार्टी के जो यहाँ बैठ गए हैं झंडा लेकर। भाई साहब, यहाँ बैठने से क्या होगा? बैठने से जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है उसी न्याय को लेकर हम लोग बैठे हैं। 20 दिन से हमारे छात्र गर्दनी बाग स्थल पे बैठे हैं। पुलिस डबल इंजन की सरकार उन्हें मारती है, वो अपना हक मांगते हैं तो डबल इंजन की सरकार उन्हें मारती है। और जब तक री एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक हम इसी तरीके से रेल चक्का जाम करेंगे। आपको पता है कि इससे सिर्फ राजनीति होगी, छात्रों की समस्या का समाधान नहीं होगा। हम छात्रों के समाधान के लिए ही बैठे हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए हैं। हम छात्रों की मांग को लेकर आए हैं, न्याय दिलाने के लेकर आए हैं बस। आपने कभी बीपीएससी की परीक्षा दी है? हमने दी नहीं है, हम छात्र हैं, लेकिन हम एग्जाम हमने कभी नहीं दिया, लेकिन हम छात्रों के साथ हैं। ये तस्वीर है जरा, और इस हिस्से में दिखाइए कि किस तरह से अब घेर करके रेलवे ट्रैक को ये सभी छात्र जो है बैठ गए। चूंकि मैं देख पा रही हूँ कि सामने से एक ट्रेन का सिग्नल है और ऐसे में पुलिस की कोशिश है कि इनको समझा करके यहाँ से हटाए, लेकिन अब चूंकि पप्पू यादव आ गए हैं लिहाजा ये कार्यकर्ता अड़े हुए हैं और रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। और क्या ये यहाँ से इनको पुलिस हटा पाती है, क्योंकि एक सिग्नल है ट्रेन का जो मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, और ऐसे में पप्पू यादव फिलहाल रेलवे ट्रैक पर बैठे नहीं है, वो लगातार मीडिया से ही बात कर रहे हैं किनारे खड़े होकर। पप्पू यादव क्या रेलवे ट्रैक पर जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, ये भी देखना होगा, क्योंकि पप्पू कह रहे हैं कि हमने ही ट्रेन रोको अभियान जो है वो बुलाया है और छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई लिहाजा हमको यहाँ ट्रेन रोको अभियान बुलाना पड़ा और ऐसे में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये सरकार झूठी है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसकी लगातार विपक्षी दल के तमाम वो नेता जो है वो कर रहे हैं, जो छात्रों के लिए आंदोलन में पहुंचे हुए हैं। और उसी कड़ी में ये पप्पू यादव है जो नजर आ रहे हैं। 3 से 4 दिन तक ये लगातार जो है वो छात्रों के बीच रहे हैं और आज जब आखिरी दिन है, छात्र हालांकि यहाँ नजर नहीं आ रहे, एक भी ऐसा बीपीएससी छात्र नहीं है जो यहाँ मजबूरन आया हो, लेकिन छात्रों के समर्थन के बाद जो तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं वो यहाँ अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। पटना सचिवालय हॉल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो तो रेलवे ट्रैक पर उतरे हुए हैं और खुद पप्पू यादव वहीं प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, शशांक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शशांक, एक तरफ पप्पू यादव और उनके समर्थक जो सरकार पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं अहंकारी ये सरकार है और छात्रों की जो इंसाफ की लड़ाई है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से जहां आप मौजूद हैं वहां पर छात्रों के लिए इंसाफ की लड़ाई का बीड़ा शरद प्रशांत किशोर ने उठा रखा है, आमरण अनशन पर वो बैठे हुए हैं। अभी वहां गांधी मैदान की किस तरीके की तस्वीर है शशांक? देखिए, प्रशासन तो उनको कह रहा आप यहाँ से हटिए और जाइए गर्दनी बाग धरना स्थल, ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन साफ तौर से कह रहा है कि आप कानून तोड़ रहे हैं, यहाँ पर अनुमति नहीं है आपको, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, यही गांधी मूर्ति के ठीक सामने वो बैठे हुए हैं अनशन पे कल शाम 5 बजे से, और यहाँ की तस्वीर कैमरा पर्सन विशाल आपको दिखा रहे हैं।
पटना के कोने कोने से अभ्यर्थी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। देखिए अभी भी कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं प्रशांत किशोर के समर्थन में। हम बात भी करेंगे। प्रशांत किशोर कल शाम संसद पे बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि पूरी परीक्षा रद्द होगी? बीपीएससी बार बार कह रहा है कि कहीं कोई कदाचार नहीं हुआ है, तो फिर इस तरह के अनशन का क्या मतलब है? बिल्कुल कदाचार नहीं हुआ है, तो बापू केंद्र पर क्यों परीक्षा कैंसिल हुआ है? अनियमितता के आरोप लगे, जांच चल रही है, एक सेंटर की परीक्षा रद्द हुई। एक सेंटर की परीक्षा रद्द हुई है और हजार मतलब हर सेंटर पर कुछ ना कुछ दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भैया सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे। फुटेज जारी नहीं कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मुख्य सचिव 3 घंटे तक छात्रों के साथ क्या कर रहे थे? किस बात पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम विचार करेंगे? कुछ तो गड़बड़ी है। मुख्य सचिव को सारे कागजात दिए गए हैं, सारे प्रूफ किए, बैठ कर बात किया उन्होंने। तो इतने सारे छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, बताइए हुआ है कि नहीं हुआ है? अनियमितता हुआ है कि नहीं हुआ है? बीपीएससी चोर है कि नहीं है? ये बताइए, एक डेलीगेशन मिला था मुख्य सचिव से, तो आश्वासन मिला था कि विचार होगा, लेकिन लगता है कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए सबसे बड़ा बात है ना कि जब प्रॉब्लम आ जाए ना, जब सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए, तो इसी तरीके से डेलीगेशंस को जो है ना सरकार के सेक्रेटरी घुमाते रहते हैं। जरा चीज़ों को समझिए। बापू सभागार जो परीक्षा केंद्र है, आज कल जो परीक्षा होगा 22 केंद्रों पर परीक्षा होगा। जरा खुद उनके दिमाग में आना चाहिए कि एक सेंटर का नहीं देखा जाए तो 22 सेंटर वहाँ पे इन्वॉल्व है। पूरे बिहार में क्यों नहीं हो सकती? तमाम 911 सेंटर का बात किया जाएगा तो आपको एक जगह देखने को एक चीज़ मिलेगा कि कहीं ना कहीं सभी जगह, गया में, औरंगाबाद में, आयोग हमसे प्रमाण मांग रहा है। यदि सर हम लोग सारा कुछ आपको दे देंगे तो हम लोग गांधी मूर्ति जी के पास कैसे बैठते? अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार में एक के बाद एक अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, परीक्षाएं रद्द होती है, क्या सरकार सो रही? सरकार तो एकदम सोई हुई है। अगर विपक्ष में रहते तो मुद्दा हाई रहता, उठाए रहते। जो विपक्ष वाला भी नहीं बोलता है, कम से कम विपक्ष को तो आना चाहिए। प्रशांत किशोर तो आए हैं ना, उनका एक सांसद है ना, एक विधायक है ना, एक विधान पार्षद, लेकिन वो तो आपके अनशन पर प्रशांत किशोर को सिर्फ वो भी अपनी राजनीति साध रहे हैं। आना चाहिए। प्रशांत किशोर ठीक है, आए हुए हैं, मानते हैं, लेकिन सबको ना आना चाहिए। सिर्फ एक को बैठने से तो नहीं हो जाएगा। ये तो है कि स्टूडेंट के लिए इतना मुद्दा उठा रही, इतना ही काफी है। आप सब अभ्यर्थियों की मांग है कि तेजस्वी, पप्पू यादव, कांग्रेस के नेता भी आए? हाँ, हम लोग यही मांग है कि सबको आए, अपना मुद्दा उठाए और बीपीएससी जो एग्जाम है उसको करवाए। सत्ता पक्ष कह रहा है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको विपक्ष ने दिग्भ्रमित कर दिया। ऐसा कुछ नहीं भ्रमित कर दिया है। सब पढ़े लिखे बीपीएससी होल्डर हैं सब, तो इन लोगों को कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। आप लोग घंटों पढ़ाई रोज करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है, अनियमितता के आरोप लगते हैं, तो किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? क्या किस तरह के बदलाव की जरूरत है? एज अ छात्र आप क्या सुझाव सरकार को देना चाहिए? जैसा कि हमने अभी तक जितना भी सोशल मीडिया से जाना, पेपर लीक होता है सर, एक पेपर लीक कितने स्टूडेंटों का मनोबल तोड़ देता है। एक बार पेपर लीक होता है तो उसे जो जूनियर स्टूडेंट है, जस्ट लाइक हम, जैसे बीपीएससी के प्रिपरेशन का पेपर लीक होता है तो हमारे जैसे जो जूनियर स्टूडेंट है उनका मनोबल टूट जाता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और पता चलता है पेपर लीक हो गया है। हर बार हर एक, आप किसी भी स्टैंडर्ड का एग्जाम देख लीजिए, सब में यही होता है। और जहां बात आप कर रहे हैं विपक्ष पक्ष कोई साथ नहीं देता है, छात्र अकेले संघर्ष करेगा। आपको लगता है कि जो पेपर लीक की घटनाएं होती हैं उसमें बड़ी मछलियों पे कार्रवाई होती है? आपको कब लगता है कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जाता है? छोटे ही लोग के पकड़ा जाता है सर। बड़ी मछली को हमेशा बचाने का प्रयास किया गया है। जितना भी बिहार में एग्जाम का क्वेश्चन लीक हुआ है उतना बार लड़का प्रोटेस्ट करके कैंसिल कराता है। 4 तारीख को कल दोबारा परीक्षा हो रही है। बिहार के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू एग्जाम सेंटर की परीक्षा रद्द की गई थी। 12,000 अभ्यर्थी कल फिर परीक्षा में शामिल होंगे। 22 सेंटर बनाए गए। जी हाँ, इसलिए बनाए गए हैं कि लड़का को तोड़ने का प्रयास किया गया है। हर एक कोचिंग को बंद किया गया है कि आप 4 तारीख के बाद ही खोलेंगे। हर एक टीचर को उठाया जा रहा है, बाउंड पेपर भराया जा रहा है कि आप कुछ भी बोलिएगा तो 4 तारीख के बाद बोलिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि लड़का को एकजुट नहीं हो, लड़का विचलित हो? सरकार से क्या प्रमुख मांगे हैं ये बताइए। री एग्जाम हो, बस री एग्जाम हो जाए हम लोग का, अच्छा से हो जाए। लेकिन ये होता हुआ तो दिख नहीं रहा। बीपीएससी तो बार बार कह रहा है कि नहीं, हम पूरी परीक्षा नहीं लेंगे और हम अब अगले एग्जाम की तैयारी में लगे हुए। यही बात तो समझना, सरकार अभी तक जाग क्यों नहीं रहे हैं? सरकार अभी तक जाग क्यों नहीं रहे हैं? हम लोग का कुछ अलग से मांग तो नहीं है, बस री एग्जाम हो जाए बढ़िया से, पेपर लीक ना हो दोबारा फिर से, और तो कुछ मांग है नहीं। लेकिन फिर भी सरकार अभी तक सुन नहीं रही है। सबसे ताजुब की बात ये है। कब तक ये चलता रहेगा धरना प्रदर्शन? जब तक नहीं होगी एग्जाम तब तक चलता रहेगा जी। हम आवाज फिर घेराव करने जा सकते हैं आप लोग? अभी देख रहे हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि फिर किया जाएगा। अभ्यर्थी भी जो है साफ तौर से कह रहे हैं
कि जब तक मांग नहीं सुनी जाएगी धरना प्रदर्शन अनशन चलता रहेगा। तो नीतीश कुमार आके बिल्कुल एक तरफ अभ्यर्थी हैं जो कह रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, इसी तरीके से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जो सियासी समर्थन इन अभ्यर्थियों को मिल रहा है, एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। पटना सचिवालय हॉल जहां पर पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं, वहीं पर आपको सीधे लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी निधि वहीं पर मौजूद है। निधि, यहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव के समर्थक। रेल यातायात प्रभावित, आवाजाही ट्रेनों की फिलहाल रुकी हुई है क्योंकि ट्रैक पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं यहां पर फिलहाल समर्थक। निधि, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रुमाना, तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं दर्शकों को, लेकिन इस वक्त पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि समर्थक धीरे धीरे कर बड़ी संख्या में यहाँ पर जुट रहे हैं। और अब जो अगली ट्रेन आएगी, इन कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि उस ट्रेन पर चढ़कर हम प्रदर्शन कर सके। और ऐसे में पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये यहाँ इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ही पप्पू यादव पहुंचे, समर्थक जो है वो बाकायदा बैठ गए हैं। और इस वक्त पुलिस जो है वो इनको समझाने की, इनके जो नेता जाहिर है पप्पू यादव को समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये देखिए जरा, सबसे पहले यहाँ अनाउंस करके इनको जो है वो बताया जा रहा है कि अगली ट्रेन आ रही है, सिग्नल मिल चुका है। और ऐसे में कार्यकर्ता यहाँ से उठकर मतलब भगाए जाए। और ऐसे में ये सभी जो है वो धीरे धीरे करके, देखिए वो उस तरफ दिखाइए कि किस तरीके से हेलमेट पहनकर बाकायदा डंडे लेकर के पुलिस जो है वो तैनात है, क्योंकि पता है कि अब अगर नहीं रुके तो इनको डंडा मारकर भगाया जाएगा। और ऐसे में कोशिश है, देखिए अतिरिक्त बल जो है वो यहाँ प्रशासन का बुलाया गया है और कोशिश यही है कि इन कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर यहाँ से हटा सके, क्योंकि पहले ही पुलिस जो है वो निशाने पर है। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, प्रदर्शन हुआ, और ऐसे में अब इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने की कोशिश। और ट्रेन दिखाइए, ये ट्रेन आ रही है, अब इस ट्रेन को क्या कार्यकर्ता रोक पाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि धीरे धीरे कार्यकर्ता जो है वो आगे की तरफ, ट्रैक की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। और ऐसे में क्या कोशिश होती है ये देखिए जरा, ट्रैक के बीचों बीच से कार्यकर्ता आगे ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हुए फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ट्रेन को स्लो कर दिया गया है, संभवतः जो मैं देख पा रही हूँ वहीं रोक दिया गया है। और कार्यकर्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़ के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कार्यकर्ता इस ट्रेन पर चढ़कर प्रदर्शन कर पाते हैं, क्योंकि इनकी प्लानिंग यही है। और पुलिस के लिए फिलहाल मुश्किल है, कोशिश यही है पुलिस की, प्रशासन की, कि इनको समझा सके। और समझाने के ही क्रम में ये देखिए जरा, पप्पू यादव के छात्र युवा, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए निधि, तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से पप्पू यादव के समर्थक फिलहाल रेल के इंजन पर चढ़ चुके हैं, रेलवे ट्रैक पर उतरे हुए हैं और यहाँ रेल रोको अभियान को अंजाम दिया जा रहा है पप्पू यादव के समर्थकों की तरफ से, बीपीएससी का विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में। आगे बढ़ेंगे हम, अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। चादर लेकर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहुंच गए हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जमाल सिद्दीकी, वो भी वहां उनके साथ मौजूद हैं। यहां जियारत के बाद अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहां पर यह चादर भेजी जाएगी। तो ये दिल्ली हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के भीतर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के चादर भेजी गई है उर्स के मौके पर, उसी को लेकर ये जो प्रतिनिधिमंडल है जिसकी अगुवाई केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कर रहे हैं, वो पहुंचे हैं फिलहाल हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जियारत के लिए। साथ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी मौजूद हैं। और यहां हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जियारत के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर भेजी जाएगी। वो चादर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर से 813वां उर्स जो चल रहा है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, इस मौके पर भेजी। परंपरा रही है, हर साल देश के प्रधानमंत्री ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ पर दरगाह पर चादर भेजते हैं और उसी सिलसिले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कायम रखा है। और इस बार भी वो चादर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों की ओर से भेजी गई है अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए, लेकिन उससे पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर
यही प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ है यहां जियारत के लिए। आप देखिए किस तरीके से यहां हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू नजर आ रहे हैं, जमाल सिद्दीकी नजर आ रहे हैं। वो यहां पर चादर चढ़ाते हुए, अकीदत के फूल बरसाते हुए मजार पर। और इसके बाद फिर कल 4 जनवरी को जो अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चादर भेजी है, वो चादर वहां पर चढ़ाई जाएगी। तो ये आस्था की चादर है। हालांकि कई तरीके के विवादों में इस बार घिरी, खासतौर से हिंदू संगठनों की तरफ से बड़ा विरोध जताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संवैधानिक पद पर हैं और उनको अजमेर शरीफ के लिए चादर नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है अजमेर शरीफ में मंदिर होने का, इस तरीके की याचिकाएं कोर्ट में है। लेकिन परंपरा को कायम रखते हुए अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर भेजी गई है। और फिलहाल उसी क्रम में ये हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में जो दरगाह है वहां पर आप देख रहे हैं प्रतिनिधिमंडल, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू नजर आ रहे हैं, जमाल सिद्दीकी नजर आ रहे हैं, पहुंचे हुए हैं यहाँ पर जियारत के लिए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी मेघा यहीं पर मौजूद है। मेघा, फोन काटिए। हाँ जी मेघा, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जमाल सिद्दीकी फिलहाल हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के भीतर ही मौजूद हैं यहां पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए तस्वीरें मैं आपको औलिया निजामुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है दिल्ली स्थित, वहां की दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे हैं, साथ में जमाल सिद्दीकी भी हैं। और अभी फिलहाल वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो चादर भेजी गई है अजमेर शरीफ के लिए, वो चादर यहाँ पर चढ़ाएंगे। आपको तस्वीरें जो मैं यहाँ फिलहाल बाहर से दिखा पा रही हूँ, आप उस देख सकते हैं थोड़ी बहुत। हम अंदर से भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे। और इसके बाद यहाँ से चादर मेहरौली स्थित जो दरगाह है वहाँ पर जाएगी। मैं आपको बताऊँ कि 813वीं उर्फ है, जिसके मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भेजी गई है और चादर, और लगातार 11 बार से भेज रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी चादर। लेकिन पहली दफा ऐसा है कि यहाँ जो दिल्ली स्थित दरगाह है वहाँ से होकर अजमेर शरीफ मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर ये पहुँचेगी। और यहाँ होने के बाद, यानी कि यहाँ चादर चढ़ाने के बाद उसको मेहरौली स्थित जो दरगाह है वहाँ पर चादर चढ़ाया जाएगा। और उसके बाद ये पहुँचेगी अजमेर शरीफ दरगाह, जिसको लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। लेकिन हमने यहाँ के चेयरमैन से इस पर बातचीत भी की, जिनका कहना है कि धर्म को लेकर ये एक बहुत बड़ी पहल है। लेकिन पहली बार यहाँ से चादर जो जाएगी, आप जरा यहाँ पर तस्वीर तो अंदर इस वक्त जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू और साथ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी, दोनों यहाँ पर पहुंचे हैं 10 बजे के आसपास। और उसके बाद 4 जनवरी को अजमेर शरीफ ये चादर पेश की जाएगी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्फ के मौके पर। हर साल प्रधानमंत्री मोदी मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्फ पर चादर भेजते हैं, लेकिन इस बार पहली बार ये दिल्ली से होकर निकलेगी। जरा मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप चादर भी देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में। यहाँ से होने के बाद जो है वो पहुँचेगी मेहरौली स्थित जो दरगाह है, मेहरौली स्थित दरगाह पहुँचेगी, वहाँ पर पेश की जाएगी बाबा के दरबार में चादर यहाँ के बाद। और उसके बाद जो है ये पहुँचेगी अजमेर शरीफ। अब जरा आप तस्वीरें यहाँ पर देखिए तो चादर चढ़ाने के बाद वो बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर चुन्नी कहाँ, चुन्नी देखिए आप जरा तस्वीरें यहाँ बाहर आ रहे हैं। मैं लाइव हूँ, चुन्नी 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 बाहर आप जरा तस्वीरें देख सकते हैं। मैं अंदर नहीं जा रही, आराम से तो मैं जरा आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जरा तस्वीर यहाँ से देखिए। मेरे कैमरा पर्सन आपको आगे बढ़कर तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री और साथ में जमाल सिद्दीकी जो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं, चादर पेश कर दी गई है निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पे 813वीं उर्फ के मौके पर यहाँ पर पहुँचे। ये रही चादर, तस्वीरों में ज़रा चादर आप दिखाइए। ये रही चादर जो मैं आपको तस्वीरों में इस वक्त दिखा रही हूँ। ये चादर पेश की गई है और इस चादर को आप यहाँ से जो मेहरौली स्थित दरगाह है बाबा की, वहाँ पर लेकर जाएगा। आप ज़रा चादर एक बार देखिए, ये चादर पेश की गई है और उसके बाद यहाँ से ये चादर अजमेर शरीफ 813वीं उर्फ के मौके पर भेजी जाएगी। इस पर लगातार राजनीति हो रही है क्योंकि अजमेर शरीफ जो दरगाह है वहाँ को लेकर एक हिंदू पक्ष है, वो दावा कर रहा है कि वहाँ पर शिव मंदिर या हनुमान मंदिर था, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री का इस तरीके से लगातार 11वीं बार चादर भेजना। जरा आप तस्वीर देखिए यहाँ पर
तो ये चादर है जिसको अभी लेकर निकल रहे हैं केंद्रीय मंत्री। अभी देखिए आप पूरी अकीदत के साथ कह सकते हैं यहाँ पर मेघा कि ये चादर इस बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो 813वां उर्स चल रहा है उस मौके के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजी है वो अजमेर शरीफ लेकर जाई जाएगी। और उसी क्रम में पहले निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर ये प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है और वहां पर देखिए किस तरीके से जियारत की गई और क्या क्या कह रहे हैं जरा सुनने की कोशिश कर लेते हैं। मेघा जरा सुनवाइए क्या कहा जा रहा है प्रतिनिधि मंडल की तरफ से। बिल्कुल आप थोड़ा पीछे होइए, मीडिया थोड़ा पीछे हो नहीं आएगा पीछे चुन्नी अरे बोल रही हूँ मैं आप इधर हो ना, थोड़ा पीछे होइए। तो हमारी सहयोगी मेघा वहीं दरगाह के भीतर ही मौजूद हैं। ये दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है और यहाँ पर दरगाह में बाकायदा खोलकर वो चादर भी दिखाई गई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आस्था और अकीदत की चादर अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भिजवाई गई है। फिलहाल ये प्रतिनिधिमंडल जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और साथ ही आप देख रहे हैं जमात सिद्दीकी भी नजर आ रहे हैं, वो पहुंचे हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जियारत करने के लिए और यहीं से अब दुआओं के साथ ये काफिला आगे बढ़ेगा। और ये चादर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 813वें उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ के लिए भिजवाई है, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये चादर कल सौंप दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आप यहाँ मीडिया को आने दो, मीडिया को आने दो, मीडिया को आने दो भाई थोड़ा सा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और साथ ही आप देख रहे हैं जमात सिद्दीकी, उन दोनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये चादर सौंपी है और वो दोनों आज इस अकीदत की चादर को लेकर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहुंचे जियारत के लिए। देखिए, ये दरगाह शरीफ हजरत निजामुद्दीन में आना हमारे लिए एक किस्मत की बात है कि इतना सब करोड़ों लोग मानते हैं, ऐसे दरगाह में मुझे आने का मौका मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो चादर है अजमेर दरगाह शरीफ में जाने का है, उसको हम लोग यहाँ निजामुद्दीन से होते हुए ले जा रहे हैं। तो हमारे साथ में जमाल सिद्दीकी साहब और काफ़ी लोग हमारे मंत्रालय के अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सब अजमेर जाएंगे और कल अजमेर दरगाह में चादर को हम चढ़ाएंगे। तो ये दुआ लेकर के प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, मोहब्बत का, भाईचारा का संदेश लेकर के हम जा रहे हैं। आज यहाँ हजरत निजामुद्दीन का दरगाह में आना मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत एक सुखद आगे का जो जर्नी होगा अजमेर का, बहुत अच्छा रहेगा और प्रधानमंत्री जी का संदेश लेकर के फिर हम अजमेर दरगाह शरीफ में जा कर के फिर संदेश को लोगों को बताएंगे। कार्यक्रम तो होते हैं लेकिन अभी तो हम चादर लेकर के जर्नी जा रहे हैं, तो निजामुद्दीन दरगाह हो करके हम जा रहे हैं। सर, जो पिछले कई दिनों से लगातार अजमेर शरीफ को लेकर कंट्रोवर्सी चली थी, कंट्रोवर्सी का मत कीजिए। वो देखिए, हमारे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं, कोई कुछ कहेंगे या कहाँ कुछ क्या होता है, तो हर आदमी का जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं तो सरकार का पक्ष, प्रधानमंत्री जी का ओर से संदेश लेकर के जा रहा हूँ। थैंक यू। देखिए, जो सूफी पंथ की संदेश हैं वो यही कि किस तरीके से सब मिलजुल कर रहे हैं, जो धर्म का भेद है वो मिटाया जाए, जाति का भेद मिटाया जाए। और इसीलिए जो भी सूफी संतों के शरण में आता है, कहीं ना कहीं संदेश वो यही पाता है कि जाति और धर्म के भेदभाव को मिटाइए, सब बराबर हैं। यही वो संदेश है मोहब्बत का, प्रेम का, भाईचारे का, जो यहाँ मज़ारों से आगे बढ़ाया जाता है। और उसी के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंपरा का निर्वहन करते हुए जो 813वां उर्स अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चल रहा है, उसी के लिए अकीदत की वो चादर भिजवाई है, जिसको लेकर फिलहाल जो प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो दिल्ली हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहले पहुंचा और फिर कल चादर अजमेर शरीफ में चढ़ाई जाएगी। मैं आगे बढ़ती हूँ, बात जरा दिल्ली की सियासत की भी कर लेते हैं। दिल्ली जहां विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तो देखिए किसी भी दिन हो सकता है, और इसी बीच आज दिल्ली के दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एंट्री करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात का ऐलान कर देंगे। अशोक विहार में गरीबों के लिए जो 1675 स्वाभिमान फ्लैट बनकर तैयार हैं वो सौंपे जाएंगे उन्हें। नारोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का और सरोजनी नगर में सरकारी कर्मचारियों के लिए जो टाइप 2 क्वार्टर्स बने हुए हैं उसका उद्घाटन भी आज हो जाएगा। इसके अलावा द्वारका में सीबीएसई इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी आज उद्घाटन कर दिया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के 3 प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखने का काम आज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं इसमें नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखना, सूरजमल विहार में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्वी कैंपस और साथ ही द्वारका में डीयू के पश्चिमी कैंपस की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव और दिल्ली के दंगल में सियासी दांवपेच की आजमाइश पहले से ही जोरों पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लोगों को ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। केंद्र में बीजेपी की सत्ता 10 साल से, लेकिन दिल्ली में बीजेपी को सत्ता हासिल करने का इंतजार 27 साल से करना पड़ रहा है। साल 1998 के बाद से बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर वापसी नहीं कर पाई है, सत्ता से दूर है। और ऐसे में बड़ा सवाल कि मोदी राज के 2 कार्यकाल में जो नहीं हुआ, क्या वो मोदी 3.0 में साकार हो पाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो सौगात देने जा रहे हैं उनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए सरोजनी नगर में जो टाइप 2 क्वार्टर्स हैं वो भी शामिल हैं। इनमें 28 टावर्स हैं, 2500 से अधिक फ्लैट्स हैं। ये इनमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर की रिपोर्ट। हमारी मौजूदगी है जीपीआरए क्वार्टर्स। इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उसके ठीक बाहर आप यहां पर तस्वीर लगी हुई देख पाएंगे। जीपीआरए कॉलोनी टाइप 2 क्वार्टर्स सरोजनी नगर नई दिल्ली का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा होगा। और बाहर आप एक एलईडी स्क्रीन भी देख पाएंगे जिसमें किस तरह से जो इस टावर के अंदर कमरे बने हैं उनके डिज़ाइन क्या है, वॉशरूम जो बनाया गया उसके डिज़ाइन क्या है, और इन सब की तस्वीर जो है वो आपको यहाँ पर एलईडी स्क्रीन पर साफ तौर से नज़र आएगी। और इसके साथ साथ बात करें तो जो 2 शहरी पुनर्विकास परियोजना है, नरोजी नगर में विश्व व्यापार केंद्र और सरोजनी नगर में जीपीआरए टाइप 2 क्वार्टर्स, इन दोनों का उद्घाटन करेंगे। क्वार्टर्स की बाहर से की क्या तस्वीर है, ये टावर किस तरह से बना हुआ है, इसकी आप एक झलक देखिए। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो कुल जो जीपीआरए टाइप 2 क्वार्टर्स में 28 टावर बनाए गए हैं और जिनमें 2500 से अधिक जो आवासीय इकाइयां हैं वो यहां पर रह सकती हैं। और इसके साथ साथ आधुनिक सुविधाएं और किस तरह से परियोजना के तहत जो डिज़ाइन में बारिश का जो पानी है उसे यहाँ पर कलेक्ट किया जाए, सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और सौर ऊर्जा से चलने वाले जो वेस्ट हैं यानी अपशिष्ट कंपैक्टर भी यहाँ पर इन्हें बनाया गया है। और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन को जो प्रोत्साहित करते हैं ऐसी चीज़ें उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, उनके साथ साथ इन क्वार्टर को बनाया गया है और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और अब इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अमेरिका के कैलिफोर्निया में इमारत से विमान टकरा गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, 18 घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद विमान में भीषण आग लग गई। हादसे के कारणों की जांच जारी है। तो ये कैलिफोर्निया में हादसा हुआ है जहां एक विमान इमारत से आकर टकरा गया। 2 लोगों की मौत की खबर है, 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा क्यों हुआ, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि विमान सीधे आकर इमारत से टकरा गया, इसकी जांच जारी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस हादसे के बाद जिस तरीके से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था उसकी तस्वीरें, और फिर जो जांच टीम मौके पर पहुंची है और जांच करती हुई नजर आ रही है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।